नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र जिसमें हम बात करेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के सिद्धांत की, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की, ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत की। तो आइए बिना समय को जाया किए हुए हमारी इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप जो एक तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, उस विषय के सबसे महानतम साइकोलॉजिस्ट में से एक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की। और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हमारी परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति जान पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है, थॉर्नडाइक ने जो फेमस कैट एक्सपेरिमेंट किया है वो एक्सपेरिमेंट क्या है, थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए हैं, 3 मुख्य नियम दिए हैं, 5 गौण नियम दिए हैं, वो नियम क्या है, और थॉर्नडाइक के द्वारा जो पूरा ये सिद्धांत दिया गया है इसके अंतर्गत शिक्षा की जो महत्वपूर्ण अवस्थाएं उन्होंने बताई है, माफ कीजिएगा, लर्निंग की, अधिगम की जो अवस्थाएं उन्होंने बताई है उसको जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे शैक्षणिक महत्व थॉर्नडाइक के सिद्धांत का। आइए बिना समय को जाया किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के एक बड़े सामान्य से परिचय की। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और यह बात जाननी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जेनेटिक्स का जनक कौन है, उत्तर होता है मेंडल। यह प्रश्न रीट 2021 में पूछ चुका है। ठीक है, तो वंशानुक्रम और इससे जुड़ी हुई जो तमाम अध्ययन है उनके जनक कौन थे, जॉर्ज ग्रिगोरी मेंडल। यह प्रश्न अगर रीट पूछ चुका है तो हो सकता है किसी दिन यह पूछ ले कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जिस विषय को हम पढ़ते हैं, 30 नंबरों का मामला है जिस विषय में, उसके जनक कौन है। अब थॉर्नडाइक इतने ज्यादा चर्चा में क्यों रहते हैं, क्योंकि सन 1879 में इनका रिसर्च पब्लिश हुआ और वो उसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। एक पुस्तक के रूप में इनकी रिसर्च दुनिया के सामने आई जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। और इस एनिमल इंटेलिजेंस में उन्होंने एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय को दुनिया के सामने रखा और उस संप्रत्यय का नाम था संबंधवाद। संबंधवाद, कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म के प्रतिपादक, संबंधवाद के प्रतिपादक के रूप में एडवर्ड ली थॉर्नडाइक दुनिया के सामने आए। अब यह संबंधवाद क्या है, क्योंकि थॉर्नडाइक की पूरी रिसर्च थ्योरी इसी संबंधवाद पर आधारित है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। संबंधवाद यानी कि कनेक्शनिज्म को समझाते हुए थॉर्नडाइक कहते हैं कि अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध बन जाना है। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जैसे ही कोई संबंध बन जाए, वही संबंध क्या है, अधिगम है। अब इस उद्दीपक और अनुक्रिया का मतलब क्या है, आपको अगर याद हो तो हमने पिछले सिद्धांत में यह बात पढ़ी थी कि उद्दीपक से अभिप्राय है एक ऐसी वस्तु, वातावरण में कोई ऐसा तत्व जिसके सामने आने पर हम एक विशेष अनुक्रिया का प्रदर्शन करें, और
उस विशेष तत्व के सामने आने पर जो अनुक्रिया हम करते हैं, वो अनुक्रिया हमारे द्वारा क्या होती है, हमारा रिस्पॉन्स। बार बार उद्दीपक के आने पर हम अगर कोई अनुक्रिया करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि उस उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा, और उसी रिलेशन को थॉर्नडाइक ने अधिगम का नाम दिया। आपको अगर याद हो, आपने अगर पढ़ाई ढंग से की हो, तो मैंने जो अधिगम की पहली वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड की थी, उस पहली वीडियो में अधिगम के हमने कुछ सिद्धांत डिस्कस किए थे, और उन सिद्धांतों में थॉर्नडाइक का सिद्धांत था जो कहता है कि उद्दीपक के साथ एक विशिष्ट अनुक्रिया का चयन करके उसे जोड़ना उद्दीपक से ही अधिगम होता है। और वही बात थॉर्नडाइक ने अपने संबंधवाद के सिद्धांत में कही है। इसी संबंधवाद को कुछ मनोवैज्ञानिक संयोजनवाद भी कहते हैं, यानी कि कई पुस्तकों में आपको यह संयोजनवाद नाम से भी मिल सकता है, और कई पुस्तकों में यह आपको बंध का सिद्धांत नाम से भी मिल सकता है। बंध का सिद्धांत। ठीक है साथियों, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो थॉर्नडाइक अपने सिद्धांत के बारे में कहते हैं। अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उसमें पहला बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पहला, अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध बन जाना है। अधिगम उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध बन जाना है, पहली बात। दूसरी बात, यह भी पावलव के प्रयोग की तरह एक यांत्रिक और मैकेनिकल प्रक्रिया होती है। यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है। इस यांत्रिक प्रक्रिया में जिस विषय वस्तु की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो है प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर। इसमें प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर की भूमिका होती है। प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर की इसमें भूमिका होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इससे आपको याद रखनी है कि इसमें ट्रायल एंड एरर की भूमिका है, ये यांत्रिक प्रक्रिया है, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य इसमें जो संबंध बनता है वो ये है कि यह साहचर्य सिद्धांत का ही एक हिस्सा है। यह साहचर्य सिद्धांत का ही एक हिस्सा या एक अंग है। पहली बात तो साहचर्य यानी एसोसिएशन, साहचर्य जिसकी बात करते हैं कौन, इवान पावलोव, साहचर्य जिसकी बात करते हैं प्रमुख व्यवहारवादी, और इसी कारण इस सिद्धांत को इसे चयन व संबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। चयन व संबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए, थॉर्नडाइक के इस उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की जब मैं बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूं तो मैं यहां पर दो चीजें आपको बताना चाहता हूं। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक छोटा सा उदाहरण जिससे आपको चीजें याद रह जाएंगी।
मान लीजिए आप जिस लाइब्रेरी में पढ़कर इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, या आपने जिस शहर में अपना कमरा ले रखा है उस कमरे में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर मान लीजिए जिस कोचिंग क्लास में आप पढ़ने के लिए जाते हैं उस कोचिंग क्लास के इस कमरे को ध्यान में रखिए। और आप ये जरूर जानते हैं कि हर कोचिंग में या कमरे में जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पर एक स्विच का बॉक्स बना हुआ होता है, यानी एक तरफ प्लग लगे हुए रहते हैं लाइब्रेरी या कोचिंग में, जहां पर एक बहुत सारे बटन लगे हुए होते हैं। यह एक ऐसा प्रयोग है जो अक्सर मैं अपनी कक्षा में मेरे विद्यार्थी जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके साथ भी दोहराता हूं, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग विद्यार्थियों की डेवलप हो। और आज उसी को मैं आप लोगों को वर्चुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि मान लो एक स्टूडेंट हमारी कक्षा में बिल्कुल वहां बैठा है जहां पर पंखे का बटन है, पीछे से एक जने ने आवाज लगाई कि अरे यार भाई ये पंखा चला दे या ये ट्यूबलाइट चला दे, और उसने इस बटन को दबा के देखा। अब इस बटन से पंखा ट्यूबलाइट नहीं चला तो उसने इस बटन को दबाया, इस बटन को दबाया, इस बटन को दबाया, इस बटन को दबाया। तीसरी रो में जो लास्ट से तीसरा बटन था वो क्या था? पंखे का बटन था या लाइट का बटन था, उसने दबा दिया। अगले दिन फिर बात हुई, अगले दिन फिर उसको उसके दोस्त ने कहा कि यार ये पंखा चला दे या लाइट जला दे। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि यार कल भी अपन ने ये काम किया था, बटन तो शायद याद ना हो लेकिन ये जरूर याद हो कि पहली और दूसरी लाइन में नहीं था, तीसरी लाइन में कहीं था। तो तीसरी लाइन से 1 2 3 4 दबाए और लास्ट के बटन पर पहुंच जाए। और तीसरी बार अगर वो तीसरे दिन उसने ऐसा किया तो उसको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा कि तीसरी लाइन में लास्ट से तीसरा और आगे से चौथा जो बटन है वो है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इस पूरी प्रक्रिया में वो जो अधिगमकर्ता बैठा था, जिसको ये याद करना था, जिसको ये सीखना था कि कौन सा बटन पंखे का बटन है या लाइट का बटन है, ये जानने के लिए उसने प्रयास और त्रुटि का ही तो इस्तेमाल किया। प्रयास करता रहा, त्रुटि मिलती रही, प्रयास करता रहा, त्रुटि मिलती रही, और अंततोगत्वा वो एक दिन सही निर्णय या सही लक्ष्य पर, या फिर एक तरह से कह सकते हैं सही अनुक्रिया को कर गया। यही इस सिद्धांत की विशेषता है। और क्योंकि इसमें उद्दीपक भी अपनी भूमिका निभा रहा है, अनुक्रिया भी हो रही है, तो इसको मनोवैज्ञानिक एसआर सिद्धांत भी कहते हैं। बिल्कुल वही एसआर जो हमने पावलोव में पढ़ा था। एसआर थ्योरी भी इसके अंतर्गत शामिल होती है। एसआर इसलिए क्योंकि पहले उद्दीपक है। उद्दीपक मतलब वो तत्व जिसके होने पर हम कोई अनुक्रिया करें। किसी ने पहले कहा कि भाई पंखा चला दो, तब जाके आपने बटन दबाया। ह्यूमन से आपके मन में इच्छा नहीं हुई कि चलो बटन दबा देते हैं। दूसरी चीज, इसको टाइप एस भी कह देते हैं। और तीसरी चीज, इसके लिए वही नाम इस्तेमाल होता है, उद्दीपक अनुक्रिया। एक उद्दीपक के मौजूद होने पर किस प्रकार से हम कोई निश्चित अनुक्रिया का प्रदर्शन करते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये प्रमुख चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं इस सिद्धांत की पूर्व पीठिका की। मतलब इस सिद्धांत के प्रयोग को समझने से पहले हमें क्या जानना चाहिए वो हमने जान लिया। अब आइए एक अच्छे से तरीके से डिटेल में इस सिद्धांत को जानने की कोशिश करते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किए थे वो बड़े खासे प्रयोग थे। बहुत से जानवरों पर उन्होंने प्रयोग करे, और अंततः उनका जो प्रयोग सबसे ज्यादा प्रचलन में आया वो प्रचलित उनका प्रयोग था जो उन्होंने बिल्ली पर किया था, कैट एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट जिसके लिए उन्होंने एक विशेष किस्म का पिंजरा तैयार किया था, वो पिंजरा जिसे मनोवैज्ञानिक पजल बॉक्स कहते हैं। अब थॉर्नडाइक ने क्या किया, ध्यान से सुनिए। एक विशेष लिवर नुमा बक्सा था, जिस बक्से की डिजाइन कुछ इस तरह की थी कि उस बक्से के अंदर एक खटका लगा हुआ था और बक्से के बाहर एक भूखी बिल्ली को रख दिया गया। मतलब माफ कीजिएगा, बक्से के अंदर एक भूखी बिल्ली को रख दिया गया बंद करके। और जैसे ही वो भूखी बिल्ली बक्से के अंदर गई, बक्से को बंद किया, सामने उसके एकदम स्वादिष्ट भोजन परोस दिया गया एक प्लेट में। मछली हम कह सकते हैं। बिल्ली जो पहले से भूखी थी, भूख के मारे तड़पड़ाने लगी, और तड़पती हुई भूखी बिल्ली इधर उधर उस बक्से के मार रही है, इधर उधर खटका दबाने के, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसको तो पता नहीं कि कोई एक खटका लगा हुआ है जिस खटके को प्रेस करते ही ये बक्सा खुल जाएगा। अचानक बहुत सारे प्रयास करने के कारण उस बिल्ली का पंजा जो है वो खटके पर पड़ता है, खटका दबता है, बक्सा खुलता है और बिल्ली बाहर निकलती है, भोजन करती है और जय श्री राम।
कुछ देर बाद फिर उस बिल्ली को बंद कर दिया जाता है। फिर बिल्ली कुछ प्रयास करती है, खटका दबाती है, और इस बार बिल्ली को यह देखा गया कि बक्सा खोलने के लिए, सही खटका दबाने के लिए, सही अनुक्रिया करने के लिए जो समय लग रहा था वो समय पिछली बार से कम लगा। और कालांतर में देखा गया कि ये गलतियां कम होती गई, इसमें सुधार होता गया और अंततः बिल्ली ने सही से खटका दबाना सीख लिया। और इसी को ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास करते रहो, त्रुटियां कम करते रहो, धीरे 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 आप सही अनुक्रिया पर पहुंच जाओगे, थॉर्नडाइक ने यह नाम दिया। अब थॉर्नडाइक के इस प्रयोग को, क्योंकि हम डिजिटल माध्यम से पढ़ रहे हैं तो हमें इस बात के कई लाभ भी मिल जाते हैं, और हम थॉर्नडाइक के इस प्रयोग को इस एक वीडियो के मार्फत समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, यह एक बिल्ली है जिसको बिल्कुल एक ऐसे ही बक्से में बंद कर दिया गया है। सामने बिस्किट के टुकड़े रखे हुए हैं, आप शायद देख पा रहे होंगे। बिल्ली बहुत कोशिश करती है, अंततः खटका दबता है, आती है, भोजन प्राप्त कर लेती है। पुनः बिल्ली को बक्से के अंदर रख दिया गया, भोजन रखा गया। बिल्ली फिर प्रयास करती है, इधर उधर हाथ पैर चलाने की जुगत में है, कोशिश में है कि हाथ पैर चलाए, बाहर निकले, भोजन को प्राप्त करे। खटका दबाने की कोशिश करती है, खटका दबता है और बिल्ली बाहर आ जाती है और अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है। आप समझ पा रहे हो, भूखी बिल्ली जिसके सामने भोजन रखा गया। तो यहां पर मैं दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहला, देखो, यह प्रयास और त्रुटि ही है। दूसरा, अनुक्रिया तब हो रही है जब सामने उद्दीपक हो। यूं भूखी बिल्ली को अंदर बंद कर देते तो वो क्यों तड़पती रहती, परेशान होती रहती, बाहर आने के लिए इतनी छटपटाती थोड़ी। और इसी कारण थॉर्नडाइक ने दो महत्वपूर्ण तथ्य बताए। पहला, कि प्रयास और त्रुटि के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति के पास अधिगम की आवश्यकता हो। भूखी बिल्ली भूखी थी, इसलिए उसको भोजन की आवश्यकता थी, इसलिए वो खटका दबा रही थी बार बार। और दूसरी चीज कि वहां पर भोजन मौजूद भी होना चाहिए, यानी कि उद्दीपक की उपस्थिति। तो इन दो चीजों की बात एडवर्ड ली थॉर्नडाइक करते हैं। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इन्हीं दो चीजों को समझते हुए इस सिद्धांत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सिद्धांत की थ्योरी क्या है, एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा, वगैरह वगैरह वगैरह। इसको मेरे यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह आपको नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाएगा। आप सिर्फ इसे समझने की कोशिश कीजिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं उन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की। थॉर्नडाइक द्वारा वर्णित महत्वपूर्ण बिंदु। थॉर्नडाइक ने जो दो महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं वो कौन कौन से हैं? तो थॉर्नडाइक द्वारा जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि अधिगम के लिए आवश्यक है कि बिल्ली भूखी हो। पहली महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट जो इस प्रयास और त्रुटि के लिए है वो है कि बिल्ली भूखी हो, यानी कि आवश्यकता। और यह सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हमने अधिगम के जो सोपान अभी कुछ ही दिनों पहले पढ़े हैं, पिछली वीडियो में पढ़े हैं, उस अधिगम के सोपान में जो पहला सोपान हमने पढ़ा था साथियों, डैशियल का वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें पहला सोपान आवश्यकता ही था, जिसे हम अभिप्रेरणा भी कह देते हैं। और आवश्यकता इतनी इंपॉर्टेंट है, आपने देख लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक बताते हैं कि अधिगम के लिए जरूरी है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज वो उन्होंने कहा कि वहां पर इस एक्सपेरिमेंट की साइट पर भोजन की उपस्थिति,
उपस्थिति। और भोजन की उपस्थिति का यहां पर मतलब क्या है? उद्दीपक या स्टिमुलाई उपस्थित हो। पहला बिल्ली भूखी हो और दूसरा भोजन वहां पर उपस्थित हो। तो यहां तक हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत की थ्योरी को समझने की कोशिश करी। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जिनकी पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो अधिगम के एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय का सूत्रपात करते हैं जिसका नाम होता है कनेक्शनिज्म। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो कहते हैं कि उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करके उसको उद्दीपक से जोड़ना, उसका उद्दीपक के साथ संबंध स्थापित करना ही क्या है? अधिगम। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो इसके लिए बहुत से जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, मछली पर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्धि उनको मिलती है बिल्ली के ऊपर किए गए उनके प्रयोग के द्वारा, और जिसके लिए उन्होंने जिस विशेष पिंजरे का निर्माण किया था उसका नाम था पजल बॉक्स। पजल बॉक्स में वो एक बिल्ली को, भूखी बिल्ली को बंद कर देते हैं, भूखी बिल्ली के सामने भोजन रख दिया जाता है, बॉक्स को कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कि उसके अंदर एक खटका दबाने पर बॉक्स अपने आप खुल जाए। बिल्ली बहुत से प्रयास करती है और अंततः भोजन को प्राप्त करती है। कालांतर में सफल प्रयास जल्दी होने लग जाता है, त्रुटियां कम होने लग जाती है, और यही बताता है कि बिल्ली ने अधिगम कर लिया है, बिल्ली ने सीख लिया है कि बक्सा कैसे खुलता है। बस यही बात है। लेकिन थॉर्नडाइक को हम पढ़ते हैं, खासतौर पर हमारी परीक्षा की तैयारी के लिए जब पढ़ते हैं, तो थॉर्नडाइक को केवल और केवल इस प्रयोग के लिए नहीं पढ़ते। थॉर्नडाइक जाने जाते हैं दरअसल साथियों अपने अधिगम के नियमों के लिए। वो नियम जिसके टॉपिक्स से हर बार रीट में एक न एक प्रश्न कहीं ना कहीं से घूम फिर कर आ ही जाता है। और एक बार की बात तो ऐसी है कि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि बाद में इतना डिबेट, इतनी डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो गई कि उसके ऊपर बोनस देना पड़ा, या यूं कह सकते हैं अंग्रेजी वाले संस्करण को सही मानना पड़ा। वो क्वेश्चन कब आएगा उसको अभी हम डिस्कस करेंगे जब वो आएगा। हाल फिलहाल में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अपने पूरे सिद्धांत की पुष्टि के लिए, लर्निंग के बारे में जो अपनी बात बताते हैं उसको समझाने के लिए अधिगम के नियम देते हैं। वो नियम जिनके जरिए वो कहते हैं कि बहुत सुगम्य, सरल, सुचारू ढंग से कोई भी चीज सीखी जा सकती है, या फिर कोई भी व्यक्ति जब कुछ भी सीखता है तो उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण नियमों का वो अनुसरण करता है। इस प्रक्रिया में वो 3 प्रमुख नियम देते हैं, यानी कि 3 प्राइमरी लॉज। और इसी प्रक्रिया में वो 5 गौण नियम देते हैं, 5 सेकेंडरी लॉज। तीन प्रमुख नियम, 5 गौण नियम, जिनके जरिए एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अपनी पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आइए बहुत सरलता से, बहुत अच्छे से हम इन नियमों को जानने की कोशिश करते हैं। इस नियम की प्रक्रिया में जो पहला नियम है वो कहलाता है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है, गौण नियमों की बात करें तो इसके अंदर 5 नियम है। बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। आइए अब इनको एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तत्परता का नियम, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तत्परता का नियम जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। मेरे ऑफलाइन के विद्यार्थी अक्सर जो मेरी कक्षा में पढ़ते हैं एक लाइन हमेशा याद रखते हैं। अक्सर टीचर उनसे कई बार, हर क्लास में हर टीचर, मैं नहीं कोई भी टीचर, संसार का कोई भी टीचर अगर कुछ भी पढ़ा रहा है तो वो कोई क्वेश्चन पढ़ाने या कोई स्टेटमेंट पढ़ाने के बाद बच्चों से कहता है कि देखो मैंने ये बात पढ़ा दी, अब चलो इससे क्वेश्चन करते हैं। अभी अभी थॉर्नडाइक को अपन ने पढ़ा, बताइए उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है?
आप में से कुछ बच्चे तो हाथ ऐसे करते हैं, सर मैं बताऊंगा, कई ऐसे चुपचाप ठूंठ से बैठे रहते हैं, कई ऐसे डर जाते हैं कि यार अपन से नहीं पूछ ले। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं अपने विद्यार्थियों को कि मैंने कहा तुम सब तत्परता के नियम का अनुसरण कर रहे हो। क्या मतलब? कि तत्परता का नियम समझाते हुए थॉर्नडाइक ने कहा था कि मन की इच्छा अगर है व्यक्ति की तभी वो कोई कार्य को करेगा। जैसे घोड़े को तालाब तक ला तो सकते हो, पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुम्हें प्रश्न तो पूछ सकता हूं, उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने की प्रक्रिया में, किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया में यह जरूरी है कि आपके अंदर उस कार्य को करने की इच्छा हो, इच्छा शक्ति हो, तत्परता हो। और यही पहला नियम है। बिना इच्छा के, बिना तत्परता के, बिना खुद से कोई चीज किए हुए व्यक्ति कभी कुछ नहीं सीख सकता। जैसे मैंने एक कविता भी पिछले दिनों इसी के ऊपर लिखी थी कि अधिगम के नियमों में होता है जो प्रथम, कहलाता है वही तो तत्परता का नियम। जब होगी तत्परता तो सब कुछ सीख सकता बच्चा, बिना तत्परता के नहीं होगा अधिगम। जैसे एक घोड़े को तालाब तक तो ला सकते हैं, खींच कर बुला सकते, पर पानी ना पिला सकते। जितना भी चाहो उसको नहीं करा सकते हैं अधिगम। यही बात है कि हम कुछ भी सीखना चाहें, आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, मैं यहां पर आपको बहुत अच्छे से कंटेंट पढ़ाऊं, इसके लिए मेहनत कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, क्योंकि एक अध्यापक भी अपने आप में विद्यार्थी होता है। चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति, एक संगीतकार है वो संगीत सीखता है, एक नर्तक है वो जीवन भर नृत्य सीखता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है इच्छा शक्ति, मन की इच्छा शक्ति। जब तक व्यक्ति मन से इच्छा शक्ति नहीं जाहिर करेगा कि मुझे यह कार्य करना है, तब तक दुनिया की कोई शक्ति उसे कोई चीज नहीं सिखा सकती। और इसी तत्परता के नियम को हम समझने की कोशिश करते हैं। यह नियम कहता है कि व्यक्ति जब सीखने के लिए तत्पर हो तभी उसे कुछ सिखाया जा सकता है। व्यक्ति जब सीखने के लिए तत्पर हो तभी उसे कुछ सिखाया जा सकता है। बिना तत्परता, या एक तरह से जिज्ञासा भी कह सकते हैं, जिज्ञासा के अधिगम संभव नहीं है। और इसको लेकर दो उदाहरण बड़े प्रचलित हैं। एक उदाहरण तो सेकंड ग्रेड में एज इट इज पूछा गया। ये जो घोड़े वाला उदाहरण बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है ना, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। जैसे घोड़े को तालाब तक तो ला सकते हैं, तालाब तक लाया जा सकता है, किंतु पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मजबूर नहीं किया जा सकता। तालाब तक तो उस घोड़े को ला सकते हो, लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह तत्परता का नियम या लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है। इसी लॉ ऑफ रेडीनेस के बाद जो दूसरा नियम आता है चर्चा में, वो है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ EXCER, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है, ये दूसरा नियम है।
अभ्यास का नियम, एक पुरानी हिंदी आपने सूक्ति जरूर सुनी होगी कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कि कुएं पे जो पानी खींचने वाली रस्सी है वो बार बार उस पत्थर के चक्के से घूमती है और इस कारण उस पत्थर के चक्के पर निशान पड़ जाते हैं। इसीलिए अगर हे मनुष्य तुझे लगता है कि तू कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, तू कुछ सीख नहीं सकता, तू कुछ आगे नहीं बढ़ सकता, तो लगातार निरंतर बार बार प्रयास करता रहे, एक ना एक दिन तू जरूर सफल हो जाएगा। यही सफलता की कुंजी है, निरंतर चरई वेती। और इसी का उदाहरण है, सशक्त उदाहरण है अभ्यास का नियम, कि जब तक हम चीजों को अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो वो चीजें हमारी स्मृति में बनी रहती हैं, उनको हम जल्दी रिकॉल कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, पुनर्स्मरण हो सकता है, उनका पुनर्प्राप्ति वापस हो सकती है। और अगर अभ्यास बंद कर दें तो धीरे धीरे हम चीजों को भूलने लगेंगे, और भूलने लगेंगे तो सीखा हुआ चला जाएगा। आपके टीचर्स आपको नहीं कहते कि बेटा रिवाइज करते रहो, इतना लंबा कंटेंट है, इतना लंबा सब्जेक्ट है, इतने लंबा आपका सिलेबस है। कब आपका सिलेबस शुरू होगा? 3-4 महीने सिलेबस को कंप्लीट होने में लगेंगे, कुछ समय बाद एग्जाम लगेगी। अगर आपने समय पर रिवाइज नहीं किया तो ऐसा होगा कि जब लास्ट का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो पिछला गोल हो जाएगा। यही अभ्यास का नियम है जो कहता है सिंपल सी बात, क्या कि अभ्यास करने से उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध मजबूत बनता है और अधिगम में दृढ़ता आती है। अभ्यास करने से उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध है वो और मजबूत बनता है, अधिगम में दृढ़ता आती है। जबकि अगर आप अभ्यास करना बंद कर देंगे, चीजों को रिकॉल करना बंद कर देंगे, तो क्या होगा कि उन चीजों को आप धीरे धीरे भूलने लगेंगे, विस्मरण हो जाएगा। वहीं अभ्यास के अभाव में विस्मरण होने लगता है। भाई धीरे धीरे सीखा हुआ भूल जाओगे या टेक्निक भूल जाओगे, यही सिंपल सी बात है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग, मान लीजिए आप में से कोई विद्यार्थी एसएसटी का है, एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूं आपको, जिसने 10वीं कक्षा में तो साइंस पढ़ी थी, बाद में 11वीं 12वीं में भी उसने आर्ट्स ही ली थी या कॉमर्स ली थी, बीए भी करी, साइंस से पूरा नाता ही छूट गया। अब उससे अगर कोई पूछे कि बताओ भाई ऑप्टिक्स के नियम क्या हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, या फिर काइनेमेटिक्स क्या होती है, या न्यूटन के नियम क्या हैं, तो वो भूल गया होगा, क्योंकि सर हमने 8वीं 9वीं में कभी पढ़ा था, अब याद ही नहीं है। यही अभ्यास का नियम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई सिंधु घाटी सभ्यता में दयाराम साहनी की क्या भूमिका है, तो आप खट से बता दोगे, क्योंकि बार बार वो किसी न किसी रूप में रिकॉल होती हुई आपके सामने आ रही है चीज। बस यही अभ्यास का नियम है। अब इस नियम के 2 नियम है, उपनियम है। एक है उपयोग का नियम, दूसरा है अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। सिंपल सी बात है भाई, अभ्यास की बात है। बार बार अभ्यास करोगे, बार बार यूज में आती रहेगी चीजें, बार बार उपयोग में आती रहेगी चीजें, तो बनी रहेगी, संबंध स्थापित होता रहेगा, परिवर्तनीय। और परिवर्तनीय अगर संबंध स्थापित होता रहेगा तो अधिगम का संबंध, जो माफ कीजिएगा उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता रहेगा, स्थायित्व रहेगा, समायोजित रहेगा, चीजें ज्यादा समय तक रिटेन रहेगी दिमाग में। और अगर मान लो ये उद्दीपक अनुक्रिया के बीच का संबंध मजबूत नहीं रह पाया, बार बार यूज में नहीं आई चीजें, उपयोग में नहीं आ रही है चीजें, तो बुला दी जाएगी, उसकी जगह कोई और चीजें आ जाएगी। तो यही इसके 2 उपनियम हैं, और इस उपनियम को कहते हैं
इन उपनियमों को भी समझ लेते हैं, यहीं पे ही कहीं लिख लेते हैं इन उपनियमों को। इसके दो उपनियम हैं, इसके दो उपनियम हैं। कौन कौन से हैं भाई दो उपनियम? पहला है प्रयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज। सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ यूज शब्द से ही आपको पता चल रहा है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखने वाला यहां पे, आपको नोट्स में ये चीज मिल जाएगी लिखी हुई, लेकिन इस वीडियो में आप सिर्फ समझिए लॉ ऑफ यूज, प्रयोग। जल्दी जल्दी हम चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रयोग मतलब कि बार बार अगर वो चीज प्रयोग में आ रही है, बार बार आपके सामने आ रही है, तो आपको वो याद हो जाएगी, और बार बार अगर याद नहीं होगी, प्रयोग में नहीं आएगी, तो आप जाहिर सी बात है भूल जाओगे चीजों को। अब कितनी बार आपको ये बात आपने इससे पहले पढ़ी होगी कि थॉर्नडाइक जो है वो हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के या शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक हैं, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। बीएड में भी पढ़ा होगा, आपको एसटीसी में भी हो सकता है पढ़ाया हो, आपने जब यहाँ पर कोचिंग पर आप इस वीडियो से देख रहे हैं तब पढ़ रहे हो, आपने इससे पहले कहीं पढ़ाई की हो तो वहां देखा होगा, आपके उस टीचर ने भी आपको पढ़ाया होगा, आपने किसी पुस्तक को पढ़ा होगा, उस किताब में भी आपने पढ़ा होगा, आपने कोई टीचर के नोट्स पढ़े होंगे तो उन नोट्स में भी आपको मिला होगा, मुझसे पहले पढ़ाई की होगी तो मैंने भी पढ़ा होगा। बार बार वो चीज प्रयोग में उपयोग में आ रही है तो वो याद रह गई। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपने हो सकता है बीएड में पढ़ी हो, अब पढ़ाई नहीं गई हो, या मान लो किसी टीचर ने जब आपने पहली बार पढ़ा हो तब पढ़ी हो, उसके बाद किसी ने पढ़ाई नहीं हो, तो हो सकता है वो चीजें धीरे धीरे विस्मृत हो गई हो। तो दूसरा नियम इसके अंदर कौन सा होता है? अनुपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। और यही नियम है जो कहता है अंग्रेजी में लॉ ऑफ डिसयूज। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध मजबूत बनाना है, वो कैसे बनेगा? परिवर्तनीय संबंध जब स्थापित किए जाएंगे। जैसे मान लो आप, परिवर्तनीय संबंध का मतलब क्या है? परिवर्तनीय संबंध का मतलब है कि आपको आज मैंने यहां पर पढ़ा दी ये चीज, कल आप इसको ऑनलाइन टेस्ट जो कलाम एकेडमी के इस मोबाइल एप्लीकेशन के साथ एसोसिएटेड वहां देते हैं, फिर आपके यही क्वेश्चन एक और किसी दिन किसी और टीचर के आप कुछ नोट्स देखें, किताब देखें, वहां आपको मिल जाए, फिर यही क्वेश्चन कहीं आपको प्री रीट में मिल जाए, तो बदलती हुई जो परिवर्तन हो रहा है परिस्थिति में, उस बदलती हुई परिस्थिति में उद्दीपक और अनुक्रिया तो सेम चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि जो चीज आपने यहां पढ़ी हो वही चीज आपको उस क्लास में याद आए, वही चीज आपको ऑनलाइन टेस्ट देते वक्त याद आए, वही चीज आपको याद आए प्री रीट में, वही चीज आपको याद आए रीट में। तो जैसे ही उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य ये परिवर्तनीय संबंध हो रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, लेकिन आपको बात वही याद रखनी है, ये स्थापित होते हैं, तो संबंध मजबूत बनता है, अधिगम में दृढ़ता आती है। और इसकी पुष्टि ये दो उपनियम करते हैं, प्रयोग और अनुप्रयोग, उपयोग और अनुपयोग, या फिर प्रयोग और अनुप्रयोग, दो नाम दिए जाते हैं, प्रयोग अनुप्रयोग और उपयोग अनुपयोग, ये दो नाम दिए जाते हैं। ये स्टेटमेंट एक बार रीट में पूछा जा चुका है कि उपयोग अनुपयोग का नियम अधिगम के कौन से नियम का उपनियम है, और उत्तर क्या था उसका? उत्तर था दोस्तों अभ्यास का नियम। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हमको सिंपल ही चीजें याद रखनी है, टफ चीजें हमें याद नहीं रखनी है, क्योंकि बहुत सरल होती है ये रीट और बहुत सरलता से हम इसे क्लियर करेंगे। हम ज्यादा इसको एकदम हवा बना के अपने आप को भयभीत नहीं करेंगे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे बड़ा सरल सा है। अब तीसरा नियम है प्रभाव का, इसको भी समझ लेते हैं। सरल सा है इसीलिए आपको सरल लग रही है पढ़ने में। ये प्रभाव का नियम भी यही कहता है कि जो चीज पढ़ने में सरल लगे उसको आप बार बार पढ़ोगे, और जो चीज पढ़ने में डिफिकल्ट लगती है कि गुरुजी बहुत मेहनत करा, गणित कौन समझ में बड़ी, मतलब फिर यहां लग रहा बड़ंदे कौन पढ़ाइन, क्यों फेंक दिया आपने किताब, क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि पढ़कर आपको फीलिंग अच्छी नहीं आ रही। लेकिन आपको तो गुरुजी और शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाना ना, यहाँ कई बार यहाँ लगा करो यार, तो बड़ी सॉरी है, यहाँ थे यहाँ वीडियो में पढ़ाओ, यहाँ 4-5 चीजें यहाँ लगा, हाँ यार अति सी तो बात है, आप बेकार में परेशान हो रहा, फिर मारो मन करे कि मैंने और पढ़ा। क्यों? क्योंकि पढ़ने के बाद आपको मिला संतोष। प्रभाव का नियम यही कहता है, प्रभाव का नियम कहता है कि जिस अनुक्रिया के करने का प्रभाव अगर अच्छा होगा, आप उस अनुक्रिया को बार 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 करेंगे, और जिस अनुक्रिया के पढ़ने का या करने का प्रभाव आप पर अच्छा नहीं है,
आप उस अनुक्रिया को बार बार नहीं दोहराएंगे, आप बोलेंगे रे नहीं करना इस काम को। तो यही है प्रभाव का नियम, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट जिसे कहते हैं प्रभाव का नियम। और इसी नियम को, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको एक बात बोली थी, अभी अभी थोड़ी 1 ही मिनट पहले बोली है कि देखो पढ़कर आपको संतोष मिला या पढ़कर आप थोड़े से परेशान हो गए, तो इस कारण इस नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संतोष या असंतोष का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है? सिंपल सी बात है, यदि किसी अनुक्रिया का प्रभाव संतोषजनक है रुचिकर है सकारात्मक है, सकारात्मक भी कह सकते हैं, तो प्राणी उस अनुक्रिया को बार बार करता है, बार बार करता है। सिंपल सी बात है, कोई विषय आपको पढ़ने में अगर अच्छा लगे तो आप उसे बार बार पढ़ने की कोशिश करोगे, और कोई विषय आपको लगे कि यार क्या पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, अपने को तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो आप फिर उस विषय से भी आपको घृणा होने लग जाएगी और अंत आप पढ़ना छोड़ दोगे। तो यहां पर एक स्टेटमेंट अक्सर पूछा जाता है कि प्रभाव के नियम का संबंध क्या रुचि से है? तो उत्तर है हां, इसका संबंध रुचि से है, इंटरेस्ट से है। इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इसका संबंध स्मृति से है? बिल्कुल। स्मृति का मतलब ये है कि कोई चीज अगर आपको जल्दी याद हो जाएगी तो आप और उसे पढ़ने की कोशिश करोगे। कोई चीज आपको बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी याद नहीं हो रही, फिर भी उसके वो फार्मूले वो परिभाषाएं याद नहीं होती, तो आप परेशान हो जाओगे। इसको ऐसे ही समझो कि सर अधिगम के सिद्धांत भी समझ में आ जाते हैं, अधिगम के नियम भी समझ में आ जाते हैं, पर माना आप परिभाषा समझ में को नहीं आवे, ये कौन सी परिभाषा किसने दी थी ये समझ में नहीं आती, इसका क्या करें? कई बार आप लोग कहते हो और मैं यही कहता हूं कि भाई इसको तो देखो रटना ही पड़ेगा और तो कोई इलाज है नहीं इन परिभाषाओं का। ठीक है, तो स्मृति से भी संबंधित है। स्मृति अच्छी जिस चीज में होगी, जो चीज स्मृति के लिए अच्छी होगी वो चीज आपको और अच्छा करने का, उसको करने का मन करेगा, और जो नहीं होगी उसके लिए परेशान हो जाओगे। तो इसका संबंध स्मृति से है। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, अक्सर मनोवैज्ञानिक एक बात कहते हैं कि देखो रुचि, स्मृति, ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन एक टीचर के लिए जरूरी है कि वो बच्चों के लिए, जब बच्चों को पढ़ा रहा है तो उनके लिए वो जो भी चीज पढ़ा रहा है वो बहुत सहज, सरल और सुलभ कर दे। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो चीज को बहुत डिफिकल्ट बना के पढ़ाता है, रुचि जागती नहीं है, टीचर खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और ऐसी प्रक्रिया में टीचर बच्चों को कूट देता है। आपको नहीं करनी है बात, पीटना नहीं है बच्चों को। धारा 17 कहती है बच्चों को पीटना नहीं चाहिए, आरटीई की धारा है ना, 17 मतलब खतरा। लेकिन अगर बालक को कोई टीचर पीट दे तो पिटाई के कारण बच्चा जो है वो टीचर से भी घृणा करने लग जाएगा और विषय से भी घृणा करने लग जाएगा। तो ऐसे में ये सिंपल सी बात, ये नियम कहता है कि दंड का प्रयोग कम करो, क्योंकि सुखद अनुभव सीखने में बहुत सहायक होते हैं। जब बच्चा किसी चीज को सीख रहा होता है और उसको लगता है कि यार इस क्लास में मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है, मुझे बहुत एकदम हंसी मजाक आनंददायी तरीके से मैं चीजों को सीख लेता हूं, तो वो और ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ उस क्लास में पढ़ने की कोशिश करता है। तो सुखद अनुभव
अनुभव दुखद की तुलना में सहायक होते हैं, तुलना में ज्यादा सहायक होते हैं। मैं यहां पर एक अपने ही पॉइंट को काटने की कोशिश करूंगा अभी एक ही मिनट में। मतलब ये जो लाइन मैं लिख रहा हूं इसी को मैं गलत साबित करूंगा अभी। सहायक होते हैं, इसीलिए दंड का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अब देखो, आपको अगर याद हो तो पिछली ही पावलव की वीडियो में मैंने बात कही थी कि विमुखी उद्दीपक के केस में अनुबंधन जल्दी होता है, यानी जहां पर पीड़ादायी अनुभव हो वहां व्यक्ति जल्दी अनुबंधन कर लेता है, जल्दी सीख लेता है। जबकि मैं इधर कह रहा हूं कि सुखद अनुभव जल्दी सहायक होंगे। ऐसा क्यों? तो एक चीज याद रखना, बहुत क्लियर बात कह रहा हूं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। वहां मैंने ये बात कही थी, यहां पर ये बात है, और किसी भी पुस्तक को आप पढ़ लें, हर पुस्तक में आपको ये लाइन ऐसे ही लिखी हुई मिलेगी। विमुखी जल्दी होता है, विमुखी से अनुबंधन ज्यादा होता है, लेकिन प्रभाव का नियम कहता है कि भाई सुखद चीजों को पहले करो। तो उसके पीछे कारण यह है कि मनोविज्ञान वास्तव में यही मानता है कि दुखद अनुभवों से व्यक्ति जल्दी सीखता है। पीड़ा जहां होगी वहां जल्दी अनुबंधन होगा, कष्ट जहां होगा वहां जल्दी अधिगम होगा, परिहार जहां होगा, पलायन जहां होगा वहां जल्दी सीखा जाएगा। लेकिन सिर्फ कष्ट होने से ही व्यक्ति जल्दी सीख रहा है, क्या मनोविज्ञान के इसी सूत्र को मानते हुए हम बच्चों को पीटना तो नहीं शुरू कर सकते ना? हम बच्चों को पीड़ा देना तो शुरू नहीं कर सकते ना? हम उन्हें कष्ट देना तो शुरू नहीं कर सकते ना? इसीलिए मनोविज्ञान के इस तथ्य को सही होने के बावजूद नकारते हुए एजुकेशनल साइकोलॉजी कहती है कि भाई पीड़ा मत दो। मान लिया पीड़ा से जल्दी सीखेगा, लेकिन नहीं, बच्चों को सुखद रखो, खुश रख के सिखाओ ना यार। पीट पाट के तो कोई सिखा देगा बच्चे को? असली टीचर, असली मजा तो वही है, असली अधिगम तो वही है जब आप बहुत सरलता से, बहुत मजे मजे में चीजों को, टफ चीजों को, कठिन चीजों को बच्चों को उनमें सूत्रपात करते जाओ उन चीजों का। और यही बात है कि सुखद अनुभव दुखद की तुलना में ज्यादा सहायक होते हैं। ये बात यहां पर एकदम उल्टी कही गई है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो बताने जा रहा हूं कि थॉर्नडाइक के इसी नियम के आने के बाद ऐच्छिक नियमों के ऊपर, ऐच्छिक क्रियाओं के ऊपर एक तरह से कह सकते हैं एक रिसर्च चालू हुई ऐच्छिक क्रियाओं के ऊपर। और ऐसे में एक व्यक्ति का नाम बड़ा महत्वपूर्ण आता है जिनको हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन आपको यह बात याद रखनी है कि थॉर्नडाइक का, इसीलिए मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, देखो इसी कारण बॉक्स में लिख रहा हूं कि थॉर्नडाइक का क्रिया प्रसूत अनुबंधन माफ कीजिएगा, थॉर्नडाइक का प्रभाव एवं त्रुटि नियम, आप समझ तो गए होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, का प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का आधार है। आ गई बात समझ में? अभी मैंने उल्टा लिख दिया था, कंफ्यूज मत होना इस बात को लेकर कि थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, जिसको हम अभी अभी पढ़ रहे हैं, यही नियम आधार बना किस चीज का? स्किनर बीएफ स्किनर, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, जिनका सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उस ऑपरेंट कंडीशनिंग की रिसर्च किस सिद्धांत के बाद या किस नियम के बाद शुरू हुई? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के बाद शुरू हुई। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। आइए अब बढ़ते हैं आगे